वी हैव सच मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आसपास जो है, जो हम आइडियल्स होते हैं, आदर्श होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए ढूंढते हैं, कौन हमारे सीनियर है, कौन हमारे टीचर है, तो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने आज हमारे समक्ष वैद्य आकाश त्रिपाठी वो सर है, और सर का मोर देन 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। सर ने बीएमएस किया था संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस से 2004 में, विद्या मैडम के भी है सर। और 2007 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा में स्पेशलाइजेशन सर का था, विकृति विज्ञान, वहाँ से 2007 में एमडी किया सर ने। और कंटिन्यूसली सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर की जो प्रैक्टिस है वो दो जगह है, एक तो गोरखपुर के रहने वाले हैं सर, और यहाँ पर गोरखपुर में सर की खुद की प्रैक्टिस है, खुद का सेटअप है। 3 दिन सर यहाँ रहते हैं, 3 दिन बनारस रहते हैं। कि जब वो बनारस में थे तो उनका जो पेशेंट थे जो वहाँ प्रैक्टिस करते थे वो उनके बने हुए हैं सर। साथ ही साथ सर दवाइयाँ जो है सर खुद की बनाते हैं। सर की खुद की जीएमपी सर्टिफाइड फार्मेसी है। और सर लगभग मोर देन 150 क्लासिकल फार्मेशन और कुछ सर के अनुभूति योग है सर यहाँ बनाते हैं, उसमें हर्बल मेडिसिन के भी हैं और हर्बल मिनरल फार्मुलेशन के भी। तो इस तरह के सर का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो, सर का जो स्पेशलाइजेशन है, सर पंचकर्मा चिकित्सा करते हैं, सर अग्निकर्म चिकित्सा करते हैं, सर मर्म चिकित्सा करते हैं। साथ साथ सर जो है साइकोथेरेपी भी करते हैं, मतलब काउंसलिंग, साइको काउंसलिंग जो पार्ट है, जो कि किसी भी फिजिशियन के लिए बहुत जरूरी पार्ट होता है, कि उसके पहले आपको काउंसलिंग करना, उसके अकॉर्डिंग तदनुरूप आप चिकित्सा करना। तो मल्टी टैलेंटेड सर हैं, और मेरे सर मेरे बॉस हैं, हमारे बॉस हैं। तो सर हैं आज, तो हम सर का आपका महायोगी गोरखनाथ सर के एक्सपीरियंस असीमित है, तो हमको इन सबका ज्ञान मिलेगा। तो मैं सर से पहले मैं सर के फेलिसिटेशन के लिए, सम्मान के लिए डॉक्टर प्रज्ञा मैम को बुलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, साथ में कर दें। और अ, आकाश बॉस से भी प्रार्थना करता हूँ।
बिना समय लेते हुए, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हम लोग के समक्ष जो है वैद्य आकाश त्रिपाठी सर है, और सर ने 17 साल में मोर देन 1.5 लाख पेशेंट को ठीक किया है, सक्सेसफुल ट्रीट किया है। तो आप सभी को नमस्कार। पंचकर्म पर डिस्कशन करने के लिए आज आमंत्रित किया गया है। आप लोग जानते हो पंचकर्म नाम सुना है आप लोग? क्या है? चिकित्सा का एक पार्ट है, आयुर्वेद चिकित्सा। देखिए, ट्रांजिशनल क्यूरिकुलम ये जो प्रोग्राम है हर साल हो रहा है फर्स्ट ईयर के बच्चों का, ये बड़ा प्रोत्साहन वाला कार्य है, क्योंकि अलग अलग विधाओं के लोगों से जब आप मिलते हैं और उनके अनुभव आपको पता चलते हैं, और इसके बाद जब आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो नए दृष्टिकोण से करेंगे और आपको और बेहतर तरीके से आपका शास्त्र समझ में आएगा। ट्रांजिशनल जो शब्द है ना, मेरा ये मानना है जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है, दरअसल वो कंफ्यूजन और कंफर्मेशन के ट्रांजिशनल फेज में रहता है। जो कैरियर का कंफ्यूजन और कंफर्मेशनल फेज है, खासकर आयुर्वेद के स्टूडेंट कि आगे क्या करना है, मैं आयुर्वेद पढ़ के वैद्य बनूं या फिर मॉडर्न प्रैक्टिस की तरफ जाऊं, ये शंका लगभग जो भी बच्चे एंटर करते हैं आयुर्वेद में तो वो रहता है। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है जब भी हम बच्चों से हमारा संपर्क हो और इस तरह के की बातचीत हो, संभाषा हो, तो उसमें मेरा प्रयास ये रहता है कि जो हम लोग प्रैक्टिकल करके रिजल्ट अटेन कर रहे हैं और शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उनके वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने रखा जाए, जिससे आपके अंदर भविष्य में वैद्य बनने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। तो पंचकर्म को लेके इसी तरह से आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन दिखाई देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुर्वेदा इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप लोग जानते हैं? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिजिनस थेरेपी को बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब होता है जो किसी किसी एक देश में या आसपास के 2-3 कंट्रीज में कोई पर्टिकुलर चिकित्सा पद्धति डेवलप की गई। जैसे भारतवर्ष में आयुर्वेद, तो ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। चाइना में टीसीएम आपने सुना होगा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, समझ रहे हैं ना? तो किसी एक देश में उत्पन्न हुई चिकित्सा पद्धति जो है, इसको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और आयुर्वेद और चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पंचकर्मा जो है ये आयुर्वेद का सबसे एफिकेशियस ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है और सबसे पॉपुलर भी है। आपने अक्सर जब भी आप आयुर्वेद गूगल पे टाइप करके और इमेज में जाएंगे तो पंचकर्म की फोटो ही सबसे पहले आपको दिखेगी कि कोई सिरोधारा करा रहा है, ठीक है ना, कोई अभ्यंग करा रहा है, तो ये बहुत पॉपुलर भी है। और पंचकर्मा विश्व में इतना फेमस है
कि आप गूगल पे टाइप करेंगे पंचकर्म सेंटर्स इन जर्मनी, यूएसए, यूके, इजराइल, श्रीलंका, नेपाल, आपको पंचकर्म सेंटर्स मिलेंगे। पूरे विश्व में पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद के वैद्यों द्वारा की जा रही है और सेंटर्स हैं लगभग सभी कंट्रीज में, दुबई से लेके इजराइल, यूके, हर जगह आप कभी गूगल पे आप देखेंगे। इवन पॉपुलैरिटी और इसका जो इफिकेसी देखी गई है, तो अब जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं मॉडर्न साइंस के, ये लोग भी अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स के लिए एक पंचकर्म यूनिट डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गांव का है, वहां पे पंचकर्मा यूनिट है और कार्डियक पेशेंट्स का पंचकर्म भी कराया जाता है, और अपने आयुर्वेद के ही जो पंचकर्मा स्कॉलर्स हैं, वैद्य हैं, वो लोग कार्डियक पेशेंट्स में कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक वर्ल्ड वाइड और पैन इंडिया फेमस ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है। एक जो विशिष्टता यह है कि पूरे विश्व में जो पंचकर्म चिकित्सा की जा रही है, उसमें बेसिक जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और माइंड बॉडी रिलैक्सेशन। मतलब फॉरेन में पंचकर्म चिकित्सा बीमारी के को ध्यान में रख के नहीं कि चलिए इनको आर्थराइटिस है उस पर ट्रीट करना है, उस तरह से अभी फेमस नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचारित है कि इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, तो डिजीज प्रिवेंशन के लिए पंचकर्म और माइंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए अभ्यंगा और ये सब जो थेरेपीज हैं, इनका ज्यादा फेमस है फॉरेन में। बट इंडिया में प्रीडोमिनेंटली जितने भी वैद्य जो प्रैक्टिस करते हैं या जो सेंटर्स हैं, प्रीडोमिनेंटली मेनली जो है डिजीज स्पेसिफिक पंचकर्म किया जाता है। हम अभी आगे जो लास्ट सेक्शन है हमारे प्रेजेंटेशन का, वो फोटो और वीडियोस का है, तो उसके माध्यम से हम अभी दिखाते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो इंडिया में डिजीज स्पेसिफिक पंचकर्म थेरेपी है। और क्यों है, आपने कहावत सुनी होगी, गांव के लोग आते हैं कि आयुर्वेद में बीमारी का जड़ से इलाज है। तो प्रयास ये रहता है कि जो भी बीमारियां हैं उनको इस तरह से डिजाइनिंग की गई है ट्रीटमेंट की कि वो दोबारा ना हो या देर से। जैसा कि पंचकर्म के बारे में कहा गया, अष्टांग हृदय में दोषाणाम च द्रुमाणाम मूले अनुपहते सती रोगाणाम च प्रसवानाम च गतानाम आगतिर ध्रुवा। मतलब जिस तरह से किसी पेड़ का आप केवल तना काट दें और जड़ छोड़ दें तो वो दोबारा फ्लरिश कर जाता है, इसी तरह अगर डिजीज को, बीमारी को पूरी तरह निर्मूल नहीं किया गया, उसके सारे कंटेंट्स को शरीर से बाहर नहीं किया गया, तो वो दोबारा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए आयुर्वेदा में जो पंचकर्म चिकित्सा है, आचार्य चरक ने कहा, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः जिता संशोधनैः ये तो न तेषां पुनरुद्भवः। मतलब जो हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते हैं लंघन पाचन के द्वारा, उनसे जो दोष है वो समन तो हो जाएंगे लेकिन बाद में बढ़ सकते हैं। लेकिन जिता संशोधनैः रियेतु, अगर पंचकर्म चिकित्सा की गई तो न तेषां पुनरुद्भवः, दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे दोष या बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए पंचकर्म चिकित्सा का महत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी मुझे लग रहा है एक आध महीने इनको आए हुए होंगे। और रूट ऑफ पंचकर्म को समझना बहुत जरूरी है, और पंचकर्म के रूट को समझने के लिए आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो ये जो मेरा सेक्शन है 7-8 मिनट का है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरे बीएएमएस भर आपको काम आएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। आप पंचकर्म सुनेंगे, बस ये पता है कि हाँ चिकित्सा पद्धति है, फिर दोष को निकाला जाता है, तो निकाला क्या जाता है, उनको गाड़ी में लाद के बाहर तो किया नहीं जाता है। ये तरीका क्या है, ये हाइपोथेसिस कहाँ से डेवलप हुई, इसको जानने के लिए आपको बेसिक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कैसे डेवलप हुआ, तो देखिए हमारे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और आज के डेट में भी मनुष्य जितने भी कार्य कर रहा है या जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, उनके सारे कार्यों को हम 4 चीजों में कंसाइज कर सकते हैं, जिनको कहा जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसे कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोजेनी को आगे बढ़ाना और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जिसमें दुनिया के सभी व्यक्तियों का पूरा जीवन बीत रहा है। एक कॉमन मैन जो होगा वो धार्मिक, आर्थिक, काम और मोक्ष को कॉमनली यूज करेगा,
सबको थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में इनकारपोरेट करके आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोग विलक्षण प्रतिभा के हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, वो किसी एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, चाहे वो गलत कार्य हो चाहे सही कार्य हो। फॉर एग्जाम्पल आप रामकृष्ण परमहंस को लें, रमण महर्षि को लें, इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म में लगाया, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, जितने बिजनेसमैन हैं या जो लोग सोशल वर्कर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अर्थ को ध्यान में रख करके, गांधी जी अर्थ जो है इसको ध्यान में रख करके अपने जीवन को इंप्रूव किया। काम, काम का मुख्य क्या, काम का मुख्य उद्देश्य क्या है, संतति, आगे प्रोजेनी ग्रोथ करना। लेकिन यही काम जब विशिष्ट रूप से हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर कोई इसी में ओवर इंडल्ज है, तो दैट डेवलप्स इनटू क्राइम। तो जितने गलत कार्य होते हैं उनका प्रीडामिनेंस काम को लेकर रहता है। और जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जो कॉमन मैन है, वो इन चारों को एक बराबर थोड़े थोड़े लेकर के अपने जीवन यापन करता है। तो हमारे वैदिक काल में देखा गया कि इसी को सोशल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कहते हैं, और इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। इसका मूल क्या है, आरोग्य, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। मतलब अगर हमको अपने जीवन को सम्यक रूप से चलाना है, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को लेते हुए, तो निरोगी रहना बहुत जरूरी है। अगर हम, सबसे बड़ी बाधा रोग है, मेन हर्डिल क्या है इसमें, व्याधि। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा व्याधि है। चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो सबसे बड़ा हर्डिल रोग है। तो इसके निवारण के लिए वैदिक काल में जो वैदिक मेडिकल साइंस डेवलप हुई, दैट इज आयुर्वेद। मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का क्या है, जहां से आयुर्वेद के सिद्धांतों का उद्भव हुआ, लोक पुरुष साम्य, पुरुषो अयम लोक सम्मितम। आयुर्वेद का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी से त्रिदोष पैदा हुआ, इसी से आगे पंच महाभूत पैदा हुआ। आपने एक रामचरितमानस का सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो जिस तरह से पंच महाभूत इस पूरे प्रकृति में है, उसी तरह हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। इसी को कहते हैं लोक पुरुष साम्य, यथा लोके तथा देहे। और यहीं से और कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि प्रकृति को तीन चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, नेचर को, मदर नेचर को तीन चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित, कौन कौन, सूर्य, जल और वायु। यही तीन चीजें हैं जो प्रकृति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। जो भी छोटे और कार्य हो रहे हैं उनका इन्हीं में समाहित है। और ये क्या मुख्य चीजें प्रकृति को दे रही हैं, जल से शीतलता, सूर्य से उष्णता, और वायु से जितनी भी गति इस नेचर में हो रही है वो वायु कर रही है, ठीक है ना। और यहीं से आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, यथा लोके तथा देहे। अब शरीर में एक हाइपोथेसिस डेवलप हुई, जो आप आगे त्रिदोष पढ़ेंगे उसको आप कभी परखनली में नहीं खोज पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। त्रिदोष कल्पना एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है, लेकिन कपोल कल्पना नहीं है कि बिना किसी आधार के बना दिया। तो एक हाइपोथेसिस डेवलप किया गया, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान डेवलप किया गया। तो डेवलप क्या हुआ, जो इस लोक में है वो इस शरीर में है, उसके आधार पे जल के प्रतिनिधि को शरीर में कहा गया, यही कफ है। जो हम कफ दोष पढ़ते हैं, दरअसल वो जल के सगुण धर्मी है, उसके गुण के समान है। सूर्य का प्रतिनिधि शरीर में पित्त को माना गया, और वायु का प्रतिनिधि शरीर में वात को माना गया। और यहीं से त्रिदोष सिद्धांत डेवलप हुआ, वात पित्त कफ। विसर्ग आदान विक्षेपई सोम सूर्यानिला यथा धारयन्ते जगत देहम कफ पित्तानिला तथा। ये सुश्रुत सूत्र 15 का श्लोक है। आचार्य सुश्रुत ने कहा, जिस तरह से इस लोक में तीन ही कार्य हो रहे हैं, विसर्ग शीतलता, आदान गर्मी, और विक्षेप मूवमेंट, जैसे ये तीन काम सूर्य, जल और वायु कर रहे हैं, वही ये काम तीनों शरीर में वात पित्त और कफ करते हैं। कफ शीतलता, पित्त उष्णता, और वात जो है ये शरीर की जो भी गति, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो चाहे मैक्रो लेवल पे हो, वो वात कर रहा है। और फिर रोग क्या हुए, आप लोक में देखिए, जिस तरह से सूर्य, जल और वायु जब ये बैलेंस्ड रहते हैं तो नेचर फ्लरिश करता है। इसमें कोई भी चीज डिसबैलेंस हो, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, ठीक है ना, या लू पड़ने लगे, तो देखिए प्रकृति प्रभावित होती है ना। तो सूर्य की अति
वायु की अति या जल का प्रकोप, ये नेचर को प्रभावित करता है। इसी तरह आचार्यों ने एक हाइपोथेसिस डेवलप की, इनके जो प्रतिनिधि वात पित्त और कफ हैं, वो जब शरीर में डिसबैलेंस होते हैं तो रोग डेवलप होते हैं। तो इसी को एक सिद्धांत डेवलप हुआ, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। अगर यही तीनों के प्रतिनिधि शरीर में वात पित्त और कफ ये साम्यावस्था में है तो पर्सन विल बी हेल्दी, और अगर इन्हीं की विषमता हुई तो क्या डेवलप हो जाएगा, रोग। और इसी आधार पे, इसी डिसबैलेंस को, इसी विषमता को ट्रीट करना किसका काम है, वैद्य का। किसका काम है, वैद्य का। वैद्य का यही काम है कि हम जो रोगी आ रहा है उसके शरीर में जो दोषों की विषमता वात पित्त कफ की है उसको हम एक्सप्लोर करें कि किसका वैषम्य है, कितना वैषम्य है, और उसके बाद उनको ट्रीट करें। अब ट्रीट करने का तरीका क्या है, ये बस एक जनरल कॉन्सेप्ट। आप देखिए बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि आयुर्वेद बस जंगलों में जाके उखाड़ के लाई गई जड़ी बूटियों को पीस के दे देने की परंपरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंदर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। उसको पढ़ने समझने के लिए बहुत मेहनत करने की आपको जरूरत है। अभी ये 13 सिद्धांत चिकित्सा के मैं आपको बता रहा हूं। यही जो दोषों की विषमता है, दोष बढ़ गए या घट गए, तो घटे को बढ़ाना। देखिए पहला सिद्धांत, क्षीणा वर्धयितव्या, वृद्धा ह्रासयितव्या, समाह परिपाल्या चेत। ये चिकित्सा हो गई। भाई अगर आपने किसी के शरीर में देखा कि कोई चीज घट गई है, आप उसको बढ़ा दे, वो साम्य हो गया, पेशेंट हेल्दी हो गया। बढ़ा हुआ है घटा दे, जैसे किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया है तो वृद्धा ह्रासयितव्या, आपने दवा दे दी, घट गया, तो ये चिकित्सा हो गई। तो ये पहला चिकित्सा सिद्धांत चरक सूत्र 5 का, क्षीणा वर्धयितव्या, वृद्धा ह्रासयितव्या, समाह परिपाल्या चेत। दूसरा सामान्य विशेष चिकित्सा सिद्धांत, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। किसी चीज को शरीर में बढ़ाना है तो जो चीज घटा हुआ है उसी चीज के समान गुणधर्मी चीज को आप अप्लाई कर दें, बढ़ जाएगा शरीर में। इसके दो एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए आप, पांडु रोग एनीमिया से मिलता जुलता है, उसको आयुर्वेद में पांडु रोग कहते हैं, जो एनीमिक डिसऑर्डर्स वेरियस टाइप के हैं। पांडु रोग में आप अंतर्भाव कर सकते हैं। और आप सोचें चरक संहिता 400 ईसा पूर्व की है, और चरक संहिता से ही पांडु रोग में लौह का प्रयोग हो रहा है। यानी उस समय भी मालूम था कि एनीमिया की कंडीशन में आयरन हमें देना है। आप समझ रहे हैं ना, 2400 साल 2800 साल पहले। तो ये इतनी वैज्ञानिकता आयुर्वेद की है। इसी तरह एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठंडक में हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। वायु का गुण आप लोग पढ़े हैं, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तो वायु का गुण शीत है, ठीक है ना। ठंड में ठंडी रहती है, शीत गुण अधिक रहता है। जब शीत गुण बढ़ा तो वायु बढ़ गया, और जब वायु बढ़ गया तो उसका रुक्ष गुण भी साथ में बढ़ गया। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि ठंडक में स्किन क्या हो जाती है, ड्राई। मॉइस्चराइजर आप लोग गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं कि ठंडक में, तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। और आप क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं या तेल मालिश कर लेते हैं, तो रुक्षता को आप स्निग्धता से ट्रीट करते हैं। जब ड्राइनेस बढ़ा तो आपने स्निग्ध चीज, चिकनी चीज लगा दी, आपको आराम मिल गया। ये बहुत छोटा सा सिद्धांत, बहुत एलिमेंट्री। मतलब आप अभी इस लेवल पे हैं कि आपको इंट्रोड्यूस होना है आयुर्वेद से, तो ये छोटी से छोटी चीजों को भी आप आयुर्वेदिक सिद्धांतों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आगे चल के इसी तरह से बहुत सारी व्याधियों को आप ट्रीट करने में सक्षम हो। इसी तरह निदान परिवर्जन, आहारम संभवम वस्तु रोगश्च आहार संभव। जो इंटीरियर नेचर और बॉडी का जो सबसे कॉमनेस्ट एक्सपोजर क्या है, तीन चीजें हैं, पानी, खाना और हवा। और यही तीन माध्यम है जो आपको हेल्दी भी रख सकते हैं, और अगर ये पोल्यूटेड है तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो चिकित्सा का एक और सिद्धांत आया, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। अगर आपने किसी बीमारी का कारण पता कर लिया तो पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि उस कारण का सेवन नहीं करना है। इसी को निदान परिवर्जन कहते हैं। अगली चिकित्सा है संप्राप्ति विघटन में वो चिकित्सा। आपको पता चल गया हाँ ये खाने से शरीर में ये दोष बढ़ा और ये बीमारी हुई, तो इस साइकिल में आप कहीं भी ब्रेकेज लगा दे तो बीमारी रुक जाएगी। इसी को संप्राप्ति विघटन चिकित्सा कहते हैं। हेतु विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत चिकित्सा, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, हेतु विपरीत चिकित्सा। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब बीमारी
जो सिम्टम्स है उसको सीधे तुरंत कोई ऐसी दवा देना रिलीफ हो जाए। जैसे लवंगादी वटी, आपको एक उदाहरण दूं कि कहा उसमें लगता है कि हाइपरबोला में कहा गया, लिखा है कि कोई भी खांसी 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाती है, श्लोक में लिखा हुआ है। तो वो जस्ट एंटीटसिव है। अब किसी को न्यूमोनिया के कारण खांसी आ रही हो तो लवंगादी चूसने से कम हो जाएगी, लेकिन न्यूमोनिया नहीं ठीक होगा। इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पेशेंट को रिलीफ देने वाला ट्रीटमेंट। तो ये व्याधि विपरीत चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसी तरह दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय, ये चिकित्सा फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे नीचे आप देखेंगे द्रव्यभूत, द्रव्यभूत चिकित्सा मतलब मेडिसिन देकर के किसी को ट्रीट करना, ये आता है युक्ति विपाश्रय के अंतर्गत। और दैव विपाश्रय और सत्वावजय जो है ये अद्रव्यभूत चिकित्सा है, जिसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पूजा पाठ, इनका तरीका बताया गया है। अगला है त्रिदोष समन, दोषों का इवेल्युएशन करके कौन सा दोष बढ़ा है उसको घटा देना है, कौन सा दोष घटा है उसको बढ़ा देना है, ये त्रिदोष चिकित्सा है। षड उपक्रम, आप षड उपक्रम पढ़ेंगे, 6 प्रक्रियाएं हैं, बृंघण, लंघन, स्वेदन, स्नेहन, रुक्षण, स्तंभन। ये चिकित्सा कैसे आगे करते हैं आगे आप और क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा, जहां पर ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों में बॉडी डाउन हो रही, डेबिलिएट कर रही है, धातुओं का क्षय हो रहा है, किसी चीज की कमी हो रही है, वहां पे जो चिकित्सा बताई गई है संतर्पण चिकित्सा, न्यूट्रिशनल थेरेपी। और ऐसी बीमारियां जहां पे बॉडी ओवर नरिश्ड है, जैसे ओबेसिटी, ओबेसिटी में किसी चीज की कमी है, बॉडी ओवर नरिश्ड है, तो वहां पे घटाना है, धातुओं को निकालना है शरीर से, ऐसी चिकित्सा है अपतर्पण चिकित्सा, जहां पे जो हायर न्यूट्रिशन लेवल है उसको घटाते हैं। अगला है पंच महाभूत चिकित्सा, पंचभूत के हिसाब से ट्रीटमेंट करना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एयर कहां पास होगा, जहां स्पेस होगा। श्वास और काश रोग में वासा एक पौधा है, अडाटोडा वैसिका, उसका कफ सिरप बनता है, मॉडर्न मेडिसिन में भी बनता है, और आयुर्वेदा में भी वासा का सिरप बनता है। वासा को खांसी में, श्वास रोग में देते हैं। आसायाम विद्यमानायाम वासायाम जीवितस्य च रक्त पित्ती क्षयी काशी किमर्थम औषधते, इसमें ये प्रभावी है। वासा में आप देखेंगे वायु और आकाश महाभूत है, इसका जब इंग्रेडिएंट देखेंगे, पंचभौतिक संगठन। फेफड़े में आकाश महाभूत है, स्पेस, जहां भी स्पेस होगा वहां आकाश महाभूत होगा। श्वास रोग में क्या होता है, कहा गया है कि ग्रथित श्लेष्मा जाके आकाश महाभूत को भर देता है। जब एक स्पेस किसी सॉलिड एंटाइटी से भर जाएगा तो वहां वायु का संचरण होगा, नहीं होगा, तब कौन सी रोग उत्पन्न होगी, श्वास रोग की उत्पत्ति होगी, जो ब्रीथलेसनेस कहते हैं। और देखिए वासा क्या कर रहा है, चूंकि वासा में वायु और आकाश महाभूत है, जब शरीर में आकाश महाभूत की जगह कफ दोष ने भर लिया, तो जब हम वासा देते हैं तो ये कफ दोष या पृथ्वी महाभूत घटता है, और वासा के द्वारा वायु और आकाश महाभूत शरीर में बढ़ता है, तो यानी स्पेस खाली होता है और श्वास रोग की निवृत्ति होती है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप पंच महाभूत चिकित्सा से। अब भले मॉडर्न साइंस के अनुसार भी वासा म्यूकोलिटिक है, एंटीटसिव है, वो एक अलग एक्सप्लेनेशन है, बट आयुर्वेदा में मेडिसिन का पंचभौतिक संगठन देख करके और उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करना, ये एक अलग विधा हो गई। इसी तरह मानस रोग की चिकित्सा, मानसो ज्ञान विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, साइकोलॉजिकल मेंटल काउंसलिंग, जो मेंटली इल पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत कठिन कठिन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, बट हाँ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव इलनेस जो है, और इस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये जो माइल्ड लेवल के जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें कभी कभी बहुत हार्ड मॉडर्न मेडिसिन चल जाती है, इन माइल्ड डिसऑर्डर्स को बहुत इजीली साइकेट्रिक काउंसलिंग और सम सॉर्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप पेशेंट्स को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। लंघन बृंघण चिकित्सा, और ये सारी बातें हो रही हैं कि पंचकर्म का रूट क्या है, तो मैंने अभी आयुर्वेद का रूट बताया। अब अगले स्लाइड में हम देखें, यही लंघन बृंघण चिकित्सा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में की चिकित्सा के 2 उपक्रम बताया। अभी बताया ना कि जो लोग ओवर नरिश्ड हैं उनको, उनका न्यूट्रिशन लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करिए, जो लोग अंडर नरिश्ड हैं तो जिस चीज की कमी है उसको बढ़ाइए। ये 2 इजी वे में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वाग्भट जो है वो, आपने बृहत्त्रयी नाम सुना है ना, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय सबसे बाद में लिखी गई, और वाग्भट को आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उन्होंने चरक और सुश्रुत के कंटेंट्स को लेके आयुर्वेद को और इजी कर दिया है पढ़ना।
तो उन्होंने एक सबसे इजी उपक्रम बताया कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप एकदम इनिशियल वैद्य हैं, तो आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कम से कम द्विविध उपक्रम के बारे में जानिए कि हाँ, अगर पेशेंट आया है तो या तो इसको संतर्पण की आवश्यकता है, यानी किसी चीज को बढ़ाने की आवश्यकता है, या तो इसको अवतर्पण की आवश्यकता है। समझ गए ना? अगर कोई कृष्ण व्यक्ति आ रहा है, उसका वजन बढ़ाना है, तो हम संतर्पण चिकित्सा करेंगे। अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति आ रहा है, उसका वजन घटाना है, तो हम अपतर्पण चिकित्सा करेंगे, फैट मना करेंगे खाने को, ऑयली चीजें खाने को मना करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये दो पार्ट हुए। इन्हीं को संतर्पण को बृंहण चिकित्सा कहते हैं, अपतर्पण को लंघन चिकित्सा कहते हैं। और बृंहण चिकित्सा में जैसे स्नेहन हो गया, स्नेह का देना, मांस का प्रयोग, ये सब चिकित्साएं हैं। लंघन चिकित्सा के बाद में दो पार्ट किए गए, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा किसको कहते हैं? जो दोषों का विषम अवस्था है उसको सम कर दे। औषधियों के माध्यम से हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको शमन चिकित्सा कहते हैं। और यदीरयेत बहिर्दोषान, जो दोषों को शरीर से बाहर निकाल दे, बढ़े हुए दोषों को, उसको कहते हैं शोधन चिकित्सा। और यही शोधन चिकित्सा आज समाज में, आज सोसाइटी में या आयुर्वेद फील्ड में पंचकर्म के नाम से प्रचलित है। समझ गए ना? तो पंचकर्म क्या है? एक शोधन चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के बढ़े हुए दोषों को शरीर में केवल दबाती नहीं है, बल्कि उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। ये छोटी सी हिस्ट्री है। चरक संहिता में सबसे पहले सूत्र स्थान दूसरे चैप्टर में पहली बार पंचकर्म शब्द का उपयोग हुआ। तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपादन पंचकर्माणि कुर्वीत। और आगे फिर और भी रेफरेंसेस हैं। और सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता में पंचकर्म शब्द का तो कम उल्लेख है, लेकिन पंचकर्म का प्रभुत प्रयोग है लगभग हर व्याधि में। और उसको संशोधन, पंचविध कर्म, इस तरह से शोधन, इस तरह से नाम यूज है। और डिटेल प्रोसीजर खूब है चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों में। आगे जो 13वीं और 16वीं शताब्दी में सारंगधर संहिता आई और भाव प्रकाश आया, इन्होंने चरक के ही सिद्धांतों को आत्मसात किया और पंचकर्म का उल्लेख किया है और वर्णन किया है। आयुर्वेद का एक सब्जेक्ट है रस शास्त्र, जिसमें हर्बो मिनरल ड्रग्स का आपने सुना होगा, पारद से दवाएं बनती हैं, धातुओं से औषधियां बनती हैं। रस शास्त्र में भी आयुर्वेद प्रकाश एक ग्रंथ है और उसमें पंचकर्म को क्षेत्रीकरण शब्द नाम दिया गया। और उसमें आचार्य ने कहा कि जब भी हम रस औषधियां लेने जा रहे हैं तो शरीर को शुद्ध करना है, उसके बाद रस औषधियों का प्रयोग करना है, और उसको उन्होंने क्षेत्रीकरण शब्द कहा। पार्ट्स ऑफ पंचकर्म थोड़ा थोड़ा मत वैभिन्न है। जैसे आचार्य चरक ने वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्त, इसको पंचकर्म कहा। और आचार्य सुश्रुत ने आस्थापन, अनुवासन बस्ती को केवल बस्ती कहा। ये चार हुई और पांचवा उन्होंने रक्त मोक्षण को रखा है। तो ये एक है, लेकिन इंक्लूसिव जो आइडिया है पंचकर्म का, पंचकर्म चिकित्सा 3 पार्ट में की जाती है। पहला होता है त्रिविधम कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म क्या है? ये पंचकर्म करने के लिए बॉडी का प्रिपरेशन है। और देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल आचार्यों ने कहा कि पूर्व कर्म में देखिए पाचन करते हैं, कुछ पाचक औषधियां दे करके, इंटरनल जो है ऑयल या घी का प्रयोग करते हैं, पिलाते हैं, मालिश करते हैं और सेकाई करते हैं, स्वेदन। इसमें आचार्यों ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, हम सीधे पंचकर्म करा देंगे तो क्या होगा। जैसे वमन किसको कहते हैं? उल्टी कराना, ऊर्ध्व मार्ग दोषहरणम। तो वमन अगर हम डायरेक्ट करा दें, ये घी न पिलाएं, पाचन न कराएं, तो क्या होगा? आचार्यों ने सीधा इंडिकेट किया कि जैसे कच्चे फल को अगर आप निचोड़ेंगे तो रस निकलेगा, रस कम निकलेगा, पूरा फल डैमेज हो जाएगा, हो जाता है ना। लेकिन अगर वही फल पका हुआ है और तब आप निचोड़ते हैं तो फल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है और पूरा रस निकल जाता है। तो आचार्यों ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि अगर हम कोई भी पंचकर्म, वमन, विरेचन, जो मेन पंचकर्म है पांचों, अगर उनको बिना प्रिपरेशन के करते हैं तो ठीक वही हाल होगा जो कच्चे फल का होता है। बॉडी डैमेज हो जाएगी और जिस चीज को हम निकालना चाह रहे हैं वो पूरा निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? तो पूर्व कर्म का ये इंपॉर्टेंस है कि बॉडी प्रिपेयर होती है। आगे आप पढ़ेंगे बहुत सारे, इसमें वो बताना यहाँ बहुत टफ हो जाएगा। वृद्ध्या विच्छंदनाथ, पाकात, स्रोतोमुख विशोधनाथ, मतलब दोषों को कैसे हम पूरी बॉडी से कोष्ठ में ले आते हैं, मतलब अपने जीआई सिस्टम में, और उनको वमन या विरेचन के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये आगे आप और सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रधान कर्म कौन है? वमन।
वमन आप समझते हैं ना, उल्टी कराना, पेशेंट को हम उल्टी करा के दोषों को बाहर निकालते हैं। ये अभी हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, और बहुत सारे स्पेशली कफ दोष में वमन चिकित्सा का प्रावधान है। वैसे तो ये तीनों दोष का समन करता है, लेकिन जो कफ के बढ़ने से हुई बीमारियां हैं उसमें हम वमन चिकित्सा कराते हैं। जैसे श्वास रोग, बहुत सारी एलर्जीज हैं, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वहां पर वमन चिकित्सा एक्सीलेंट वर्क करती है। और अभी जो बताया पूर्व कर्म का, कि पूर्व कर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए एक रिसर्च है कि जब हम प्लान करके पाचन, स्नेहन, स्वेदन, इसके बाद जो वमन कराते हैं चिकित्सा के रूप, अगर किसी पेशेंट को उल्टी होते हुए बीमारी से कोई इंफेक्शन हो गया और उल्टी हो गई, 5 लीटर फ्लूइड निकल गया, तो डेफिनेटली सीरम सोडियम घट जाता है, हाइपोनेट्रीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है। ये आप सबको पता होगा या आगे पढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर सचिन है तमिलनाडु के, उनका रिसर्च पेपर है कि जो वमन चिकित्सा कराई जाती है उसमें कई बार 18-18, 20-20 लीटर लिक्विड पिला के निकलवाया जाता है। 4 लीटर दूध हो गया, 2 लीटर काढ़ा हो गया, उसके बाद सेंधव और जल मिला के पिला के जब तक डिजायरेबल वमन ना हो जाए तब तक कराया जाता है। अब सोचिए 5 लीटर बीमारी के कारण अगर फ्लूइड निकल गया तो सीरम सोडियम घट रहा है। लेकिन ये प्रूवन रिसर्च है कि जो प्लांट वमन होता है चिकित्सा में, जब हम किसी का वमन करा रहे हैं और 15-15 लीटर फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं तो सीरम सोडियम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये ब्यूटी है चिकित्सा की, ये ट्रीटमेंट की ब्यूटी है कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं होता है। जो सीरम सोडियम बढ़ता है वो भी नॉर्मल रेंज के हायर साइड में ही रहता है। समझ रहे हैं ना? तो कि एमेसिस और जो वोमिटिंग बीमारी उसमें बहुत अंतर है। समझ गए ना? तो पूर्व कर्म इसीलिए नेसेसरी हो जाता है। और विरेचन चिकित्सा, अधोमार्ग दोषहरणम, जड़ी बूटियों का काढ़ा पिला के लूज मोशन कराना। अब उसमें भी पंचकर्म के अंतर्गत विरेचन है और नित्य विरेचन है, जिसमें हम जो लोग पंचकर्म नहीं करा सकते तो उनको नित्य रोज कोई दवा दे दिया कि विरेचन होता रहे। और इसके भी और भी प्रकार हैं, आप पढ़ेंगे अनुलोमन, स्रंसन, भेदन, रेचन, इनको आप आगे पढ़ेंगे। जितना डिटेल जाएंगे उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट आप आगे कर पाएंगे। फिर इसके बाद आस्थापन बस्ती, एनिमा थेरेपी। बस्ती मतलब होता है, बस्ती टर्म इसलिए दिया गया कि पहले जो काढ़ा हम लोग गुदा मार्ग के द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा या जेनाइटो यूरिनरी एरिया में जब हम फ्लूइड डालते हैं किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, इसको कहते हैं बस्ती चिकित्सा। बस्ती का मतलब होता है ब्लैडर। ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। पहले क्या होता था, पहले इक्विपमेंट नहीं थे, तो हमारे जो आचार्य थे वो बकरे का जो यूरिनरी ब्लैडर होता था उसको निकाल के, मरे हुए बकरे का, और उसको सुखा के, उसको अच्छे से पॉलिश करके उसका बैग बनाते थे और उसमें क्वाथ द्रव्य डाल करके उसको एनस के रास्ते पुश करते थे। तो वो बैग बनाने के लिए पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो एनीमा पार्ट आ रहा है प्लास्टिक का, आप प्लास्टिक बैग आ रहा है कि आपने उसमें भरा और पुश कर दिया, जो भी काढ़ा है या ऑयल है वो एनस के रास्ते अंदर चला गया। समझ रहे हैं ना? तो बस्ती टर्म जो है, यूरिनरी ब्लैडर यूज होता था उसलिए उसका बस्ती नाम दिया गया। आस्थापन बस्ती, जब एनीमा काढ़े के रूप में, क्वाथ के रूप में जड़ी बूटियों के दी जाए तो उसको आस्थापन बस्ती कहते हैं। वही एनीमा जब किसी ऑयल का दिया जाए तो उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं। डिटेल्ड आप और आगे पढ़ेंगे, इतना इंट्रोडक्टरी नॉलेज पर्याप्त। नस्य, जब हम नासा मार्ग से औषधि देते हैं तो इसको नस्य चिकित्सा कहते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी डिसऑर्डर्स में, जैसे साइनोसाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, नेजल पॉलिप हो गया, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, प्राइमरी टेंशन हेडेक है, इन सब बीमारियों में इटसेल्फ केवल नस्य चिकित्सा बहुत प्रभावकारी है। आप बार बार आप देखिए, कई बार क्रॉनिक हेडेक के पेशेंट पेन किलर ले लेके किडनी डैमेज करके आते हैं, जिनको नहीं नॉलेज हो, बार बार सर दर्द किया जाके पेन किलर खा लिए। तो वहां ये नस्य चिकित्सा बहुत ही सिग्निफिकेंटली हेल्पफुल है अगर आप अच्छे से पढ़ के समझ के आप ट्रीट करेंगे। और रक्त मोक्षण मतलब वेन्स के द्वारा अशुद्ध रक्त को निकाल लेना, ये एक चिकित्सा है। ये भी बहुत सारी रक्तज व्याधियों में, पेन मैनेजमेंट में वहां की जाती है। और आपने पंचकर्म कर दिया, इतना ज्यादा फ्लूइड निकला, लूज मोशन हुआ, एनीमा दिया, इसके बाद बॉडी अगर वीक हुई तो संसर्जन क्रम, या उल्टी करने से डाइजेशन वीक हो गया, तो उसके बाद जो प्रक्रिया, ये नहीं है कि
आप किसी को वमन करा रहे हैं और तुरंत कहें हाँ ठीक है अब चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी पकौड़ा सब खाओ, ये प्रक्रिया नहीं है। वमन कराने के बाद 3 से 4 दिन का संसर्जन क्रम होता है, जिससे कि बॉडी अपने होम्योस्टेसिस में आ जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम फिर नॉर्मलाइज हो जाए और तब हम आगे नॉर्मल खान पान और औषधियों का प्रयोग कर सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं संसर्जन क्रम। पेया विलेपिम अकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिदुरथैकसश्च। 1 से 3 दिन तक चावल का माड़, दाल का पानी, यही सब खिलाते हैं, जिससे 3 दिनों में व्यक्ति नॉर्मलाइज हो जाए, तब अपने नॉर्मल रूटीन में आए। और इसी तरह अगर किसी को रसायन चिकित्सा करनी है, वाजीकरण चिकित्सा करनी है, तो पंचकर्म के बाद ये रसायन कर्म कराते हैं। अगर कोई बीमारी के कारण पंचकर्म कराया है, जैसे श्वास रोग है, तो वमन कराएंगे, संसर्जन क्रम कराएंगे, तब शमन चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। तो ये पश्चात कर्म में 3 चीजें आई, संसर्जन, रसायन और शमन कर्म। इंडिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पंचकर्म। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जब हम किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो लगता है कि वही सब कुछ है और बस पंचकर्म जान जाएंगे तो सब कुछ हो गया। नहीं, पंचकर्म का भी लॉजिकल यूज होना जरूरी है। भाई आप किसी पेशेंट को बुला रहे हैं, आप अपने यहाँ सेंटर पे बुला रहे हैं, 5 दिन घी पिलवा रहे हैं, फिर वमन विरेचन करा रहे हैं, वो एक महंगी चिकित्सा है, उसमें पैसा खर्च होता है। तो ये नहीं है कि आप किसी भी सामान्य कंडीशन में हल्का सा किसी को जुकाम हुआ तो आओ वमन करा दें। तो पंचकर्म जो है ये एक लेवल, आचार्यों ने बहुत क्लियर कट इंडिकेट किया, हीन दोष अगर बल है, अगर जो दोष बढ़े हैं, थोड़े से बढ़े हैं, तो उनको हम केवल लंघन कराएंगे, उपवास करा देंगे, व्यायाम करा देंगे, खान पान में कट डाउन कर देंगे, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर वही शरीर के दोष मध्य बल हो गए हैं, थोड़े और बढ़ गए हैं, तो हम लंघन पाचन दोनों कराएंगे, मतलब डाइटरी रूटीन एक्टिविटीज को करेक्ट कराएंगे, साथ में मेडिसिन दे देंगे। और अगर वो दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और इनका एक इवेल्युएशन, वो आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे, वो वैद्य डिसाइड करेगा। जब एक पढ़ा लिखा वैद्य होगा, वही डिसाइड करेगा कि वो इसको हीन बल है कि मध्यम बल है कि बहुदोष है। तो बहुदोष में हमको पंचकर्म कराना है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल उस समय जो हमारे पास संसाधन थे, कितना अच्छा आचार्यों ने समझाया, जो आज तुरंत समझ में आता है। उन्होंने कहा कि एक तालाब का पानी निकालना है, वो तालाब बहुत थोड़ा सा बढ़ा होगा, तो आप पानी निकालने के लिए बुद्धिमान आदमी क्या करेगा, तालाब को वैसे ही छोड़ देगा, 10 दिन के धूप से तालाब सूख जाएगा। समझ रहे हैं, ये अल्प दोष का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अगर उन्होंने कहा अगर तालाब मीडियम भरा हुआ है तो थोड़ा पानी बाहर निकाल देंगे और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालने से तालाब सूख जाएगा। ये मिट्टी जो है, उन्होंने औषधि चिकित्सा की बात कही। और उन्होंने कहा नहीं, तालाब लबालब भरा हुआ है और हमको जल्दी से खाली करना है, तो हम क्या करेंगे, तालाब से नाली बना देंगे और सारा पानी कहीं बाहर खेत में चला जाए। समझ रहे हैं ना, इसी को संशोधन चिकित्सा के समक्ष को रिलेट किया। तो आप समझे ना कि तालाब से एग्जाम्पल देके कि कम पानी में हमने क्या किया, सूरज की रोशनी पर ही छोड़ दिया, मीडियम पानी था तो थोड़ी मिट्टी डाल दी, और बहुत ज्यादा पानी था तो खोद के नाली बना दिया, पानी दूसरे खेतों में चला गया, तालाब जल्दी सूख गया। तो खेतों में पानी भेजना यही संशोधन चिकित्सा है, दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना। दवा देना, औषधि देना, ये एग्जाम्पल है वही मिट्टी डाल देने के। और सूरज पर आश्रित होकर सूख जाएगा पानी, ये है अल्प दोष में, केवल लंघन करा देना, डाइटरी करेक्शन करा दीजिए, कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए, हो गया। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पंचकर्म का इंडिकेशन क्या है। अब ये आप बार बार पढ़ेंगे और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है पंचकर्म का? देखिए, पहला ऑब्जेक्ट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल। कई बार स्वस्थ व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बीमार न पड़े, और जब आप दिनचर्या ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दिनचर्या में बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेने से दोष बढ़ जाते हैं। कुछ ऋतुएं हैं जिसमें, जैसे वसंत ऋतु ये चल रहा है, आप जानते हैं ये गर्मी शुरू हो गई, पंखा चल रहा है ना, लेकिन आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से दरअसल ये अभी शीत ऋतु चल रही है, ये ठंड का मौसम है, ये कफ प्रकोप का काल है। और आप देखें सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी इसी सीजन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेचर अभी ठंडा है और हमको गर्मी लग रही है, और हम आइसक्रीम खाना शुरू कर दिए, पंखा चलाना, एसी चलाना शुरू कर दिए।
तो वो ठंडी नेचर की ठंडी के साथ मिलकर प्रकोप कर रही है। तो ऋतुओं के अनुसार आचार्यों ने बताया, हरेत वसंते श्लेषमाणम पित्तम शरदि निर्हरेत वर्षासु समयेत वायु प्राग विकार समुच्छयात। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप है, वहां वात से जो बस्ती देते हैं उसको कर दीजिए, स्वस्थ व्यक्ति में भी कर सकते हैं। वसंत ऋतु चल रही है, वमन करा दीजिए, श्लेष्मा कफ दोष का समन हो जाएगा। और पित्तम शरदि निर्हरेत, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, आप विरेचन दे दीजिए। बहुत सारे लोग इस सीजन में, उन्हें मालूम है हम लोग के यहाँ शरद ऋतु में विरेचन करने अब अपने आप आ जाते हैं। जब ये पंचकर्मा एजुकेशन, ये आयुर्वेदिक मेडिकल एजुकेशन जब सोसाइटी में बढ़ेगा, जो कि निश्चित रूप से पिछले 15 सालों में 100 गुना बढ़ा है। हम लोग जब एमडी करके आए थे तो इतना नहीं अवेयरनेस था पब्लिक में, आज 100 गुना बढ़ा है, पब्लिक जान रही है। हम लोग पहले सुनते थे कि साउथ इंडिया में मरीज आते हैं और कहते हैं हमारा पित्त दोष बढ़ा है, हमको पित्त समन करा दीजिए। वो चीज यहाँ नहीं थी उत्तर भारत में, लेकिन अब यहाँ भी डेवलप हो चुकी है। लोग आयुर्वेदा को लेके बहुत अलर्ट और अवेयरनेस है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए आपके पास पर्सन्स आएंगे, और अगर आपको पंचकर्म का ज्ञान है तो दिनचर्या बेस्ड पंचकर्मा, ऋतुचर्या बेस्ड पंचकर्मा। दिनचर्या बेस्ड पंचकर्मा क्या है? प्रतिमर्श नस्य, किसी को हेडेक है तो डेली नस्य दे दिया, माइग्रेन वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है, यही दिनचर्या बेस्ड पंचकर्मा हो गया। ऋतुचर्या बेस्ड पंचकर्मा अभी मैंने आपको बताया कि ऋतुओं के अनुसार। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? पंचकर्मा बिफोर मेडिसिनल मैनेजमेंट एंड रसायन चिकित्सा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, मेल पेशेंट्स, जिनको स्पर्म काउंट कम रहता है, और स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद में मेडिसिन है, कई बार ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं तो उतना काउंट नहीं बढ़ता है। जब हम कोई पंचकर्म जैसे विरेचन करा दिया, वमन करा दिया, बस्ती दे दिया, उसके बाद मेडिसिन और प्रभावी रहती है। आचार्य ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता है, खूब धूल लगा कपड़ा हो और कितना भी अच्छा कलर हो आप डाल दीजिए उसमें, वो कलर कपड़ा अटेन नहीं करेगा। लेकिन उसी कपड़े को खूब बढ़िया साबुन से साफ करके और तब कलर में डालिए तो कलर बहुत अच्छा होगा। तो आचार्यों ने कहा शरीर का भी यही हाल है। जब शरीर दोषों से बहुत ज्यादा अशुद्ध हो जाता है तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की औषधि भी नहीं काम करती है, और जब उसी अशुद्ध शरीर को पंचकर्म के द्वारा शुद्ध करके तब औषधि देते हैं तो काम करती है। तो पंचकर्म बिफोर मेडिसिनल मैनेजमेंट ऑफ रसायनवाजीकरण चिकित्सा, यहाँ एक यूज हो गया। और थर्ड, पंचकर्मा अकॉर्डिंग टू डिजीज। बहुत सारी बीमारियों में ये आगे भी डिस्कस होगा, लेकिन कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसा डॉक्टर साहब के मुंह से स्लिप हो गया कि मैंने 1.5 लाख पेशेंट ठीक कर दिए, ठीक नहीं किए। 1.5 लाख पेशेंट देखें, ठीक है ना, हो सकता है उसमें 50% लोग ठीक हुए हो, 50% ना ठीक हुए हो। तो कभी हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि सारे सिस्टम का इलाज आयुर्वेद में ही है, बट बॉडी का कोई भी सिस्टम, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे आर्थोपेडिक्स हो, लोकोमोटर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो, कोई भी ऐसा सिस्टम बॉडी का नहीं है जिसमें कुछ न कुछ व्याधियां आयुर्वेद से कंप्लीटली ठीक ना हो पाती। निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिस्पांस है, सबका नहीं। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो मॉडर्न में जा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप जो ट्रीटमेंट का एक लेवल है उसमें विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं। अब हमारे इसका डिस्कशन एंड कंक्लूजन, तो हम जान रहे हैं वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया इमर्जिंग ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है जिसको आप पढ़ रहे हैं, ये पूरे विश्व में और पूरे भारत में बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। अच्छे से पढ़िए, बहुत आगे जाएंगे। पंचकर्मा उसका मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। इसको आपको अपने हॉस्पिटल में जब भी होता है जाना है, पूरे मनोयोग से सीखना है, करना है, मदद करना है और सीखना भी है, पढ़ना भी है। और बट इट शुड बी डन वेरी लॉजिकली। हमने बताया ना कि हीन बल वाला, अगर हीन दोष बल है तो क्या आवश्यकता है पंचकर्म करने की? केवल मेडिसिनल ट्रीटमेंट आप दीजिए। जहां बहुत दोष बढ़े हुए हैं वहीं पे पंचकर्म करना है। और हार्ड वर्क एंड डीप स्टडी विथ फुल फेथ एंड डेडिकेशन इज नीडेड फॉर सक्सेस इन आयुर्वेदा। बहुत सोच समझ के, इतना लिखने में
मुझे 10 मिनट लगा है कि कौन सा शब्द यूज करें। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी इजी नहीं है आयुर्वेद। अगर आप भले आपके दिमाग में हो कि आयुर्वेद मॉडर्न साइंस से नीचे है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अब अगर उठना है तो आप एक सीढ़ी नीचे हैं, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये ना समझिएगा कि कम पढ़ के हम अच्छा कर ले जाएंगे। और ऐसा कंफ्यूजन आचार्य चरक के काल में भी हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आचार्य मैत्रेय और चरक का डिस्कशन हुआ, तो आचार्य मैत्रेय ने कहा प्रतिकुर्वन्ति सिद्ध्यन्ति प्रतिकुर्वन्ति न सिद्ध्यन्ति, अप्रतिकुर्वन्ति सिद्ध्यन्ति अप्रतिकुर्वन्ति न सिद्ध्यन्ति। इसका मतलब बताता हूं। आचार्य मैत्रेय ने आचार्य पुनर्वसु जो सबसे श्रेष्ठ थे नॉलेज में, उनसे कहा कि गुरुजी कभी कभी हम इलाज करते हैं तो मरीज ठीक हो जाता है, कभी कभी हम इलाज करते हैं तो मरीज नहीं ठीक होता है, कभी कभी इलाज नहीं करने पर भी मरीज ठीक हो जाता है, और कभी कभी इलाज नहीं करने पर मरीज नहीं ठीक होता है। तो सब कुछ घाल मेल है, तो इलाज करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हैं ना? मतलब आवश्यकता क्या है कि जब कई बार मरीज बिना दवा दिए ही ठीक हो जा रहा है, कई बार हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं तब भी नहीं ठीक हो रहा है, कभी कभी हमारा लॉजिक भी काम कर जा रहा है, तो जरूरत क्या पड़ी है? आचार्य पुनर्वसु ने सिर्फ एक शब्द कहा, परीक्षकारिणो ही कुशला भवंती। जो बेहतर पढ़ेगा, जो बेहतर एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी जानेगा, वही अच्छा वैद्य बन पाएगा। और जो तुम बात कह रहे हो, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तुम वही बात कह रहे हो कि कुछ बीमारियां कैसी, उन्होंने धनुर्धर का एग्जाम्पल दिया कि खूब बड़ा निशाना है और बगल में ही है, तो जो कभी न धनुष चलाया वो भी निशाना मार देगा। इसको उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई बीमारी अपने आप कैसे ठीक हो जाती है। लेकिन गंभीर बीमारियों में धनुर्धर, अगर कोई निशाना बहुत दूर है और बहुत छोटा निशाना है, तो उसको अर्जुन ही वेद पाएगा, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं वेद पाएगा। और यही जरूरत पड़ती है मेडिकल स्किल, मेडिकल नॉलेज, स्टडी। समझ रहे हैं ना? पढ़ना इसलिए हमें है कि भगवान की दया से बड़ा निशाना नजदीक आ गया तब तो हम ठीक कर ले जाएंगे, लेकिन जिस दिन छोटा सा दूर का निशाना, बड़ा गंभीर बीमारी ट्रीट करनी पड़ी और हम पढ़े नहीं है, तो कभी नहीं लक्ष्य को पाएंगे। तो इसलिए इस बात को याद रखें, हार्ड वर्क, डीप स्टडी विथ फुल फेथ एंड डेडिकेशन इज नीडेड फॉर सक्सेस इन आयुर्वेदा। परीक्षकारिणो ही कुशला भवन्ति। फोटोज एंड वीडियोस। हाँ, एक उसको जरा आंसर देखिए, ये कौन है? कौन है? क्या खेल रहे हैं? और ये कौन है? क्या उठाए हैं? किसका वर्ल्ड कप है ये? क्रिकेट का। अगर सचिन तेंदुलकर यही फुटबॉल खेल रहे होते तो ये हो पाता? बस आप सीक्रेट समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वैद्य बनना है तो कभी भी एलोपैथिक औषधि नहीं यूज करनी, ये हमारा काम नहीं है। हम आयुर्वेद को वैलिडेट करने के लिए मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे, हम अपना विश्वास और सोसाइटी का विश्वास डेवलप करने के लिए मॉडर्न साइंस जरूर पढ़ेंगे। बट अगर आपने दवा ही अंग्रेजी लिख दी, एलोपैथी लिख दी, तो आप वैद्य किसी बात के नहीं रह गए। तो तेंदुलकर अगर फुटबॉल खेलते तो ये कभी आज इस स्थिति में नहीं आते, ये आप समझ जाएं। पैसा कमा लेंगे, नाम कभी नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। वो लेवल का मिल भी जाएगा तो वो लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो एक शुद्ध वैद्य पाता है। समझ गया ना? अब फोटो 5-10 मिनट टाइम है। हाँ, ये अग्निकर्म। फाइव फाइव। देखिए, ये फ्रोजन शोल्डर, मोस्टली इस समय डायबिटिक पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका कंधा नहीं उठ रहा है। छोटा सा पंच धातु की सलाका है, गैस पे गर्म कर दीजिए, दाग दीजिए, 2-3 सीटिंग में खत्म। बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी पेशेंट्स एनाल्जेसिक लेते हैं और दुनिया भर के मेडिसिन, डायबिटीज का करेक्शन और
अग्निकर्म चिकित्सा, ये लौह पंचधातु शलाका है, इसको रक्त तप्त करके और धीरे धीरे दाग देते हैं। एलोवेरा की पत्ती है, लगा देते हैं, पेशेंट को कोई छाला वगैरह नहीं पड़ता। अगला वीडियो। देखिए ये वाट है, बहुत सारे स्किन के डॉक्टर्स लेजर थेरेपी कर रहे हैं और एक एक वाट का 2-2 हजार रुपए चार्ज करते हैं। मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप सिंपल अग्निकर्म चिकित्सा से इस तरह के वाट को आप इजिली निकाल सकते हैं। लेजर थेरेपी की आवश्यकता नहीं है और निकल भी जाता है, और आप जो चाहे चार्ज कर लें। तो व्यवसायिकता के दृष्टिकोण से भी पंचकर्म का चिकित्सा का इस तरह से आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। हाँ, पंचकर्म। देखिए ये नेत्र तर्पण चिकित्सा है। आंख में आप बुक में पढ़ेंगे, उड़द के दाल की पीठी का बॉर्डर बना करके ऐसे पेशेंट को लिटा के, और उसमें मेडिकेटेड घी गिरा देते हैं हल्का गुनगुना करके, और पेशेंट को बोलते ध्यान देंगे तो ये पलक खोल बंद रहे हैं, तो पलकों को खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है। ड्राई आई सिंड्रोम में, ठीक है ना, और बहुत सारे आई डिसऑर्डर्स में इतना इफेक्टिव है। बच्चों के जो आई पावर बढ़े हुए हैं उसमें बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। ये तैराकी वाला चश्मा है, ऊपर से छेद कर दिया और उससे हम घी जो है डाल दिए, और इधर उधर से निकल नहीं रहा पेशेंट। ये ड्राई आई सिंड्रोम का पेशेंट है, केवल 3-4 सीटिंग नेत्र तर्पण से ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी एकांत। ये देखिए हम पूर्व कर्म में जो स्वेदन चिकित्सा है, ये एकांग स्वेद चिकित्सा है। आप लोगों ने शायद यहाँ देखा भी होगा। ये एक, जब एक अंग का स्वेद करते हैं सेकाई, एकांग स्वेद बोलते हैं। जब पूरे शरीर का करते हैं तो सर्वांग स्वेद। सर्वांग स्वेद। ये देखिए सर्वांग अभ्यंग है, पूरे शरीर की मालिश। जो बताया ना, प्रिपरेशन करते हैं कि पंचकर्म कराने के पहले जो हम पूर्व कर्म करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। बॉडी को प्रिपेयर किया जाना कि आगे वमन कराना है, विरेचन कराना है या बस। तो इस तरह से ये सर्वांग अभ्यंग है, पूरे शरीर की मालिश किया था। आगे यहाँ पर पढ़ा है, आप लोग देखेंगे इन फ्यूचर। सर्वांग स्वेद। ये सर्वांग स्वेद पेटी में रख करके पेशेंट को, और इस तरह से जो है स्वेदन किया जाता है। भाप निकलता है जड़ी बूटियों के काढ़े का, और पेशेंट की मालिश के बाद सिकाई की जाती है। नेक्स्ट। देखिए ये एक वमन चिकित्सा का वो है, आप लोग इसको देखिए, 1-2 मिनट का वीडियो। आप देखिए कितना वोमिटस निकलता है। ये स्किन डिजीज का पेशेंट है, कई साल मॉडर्न ट्रीटमेंट लिया है, और अभी केवल सीजनल पंचकर्म कराता है। साल में एक बार वमन, एक बार विरेचन। देखिए ये वमन चिकित्सा का एक, और इतना वोमिटस निकलने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है। यही किसी बीमारी से, इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से उल्टी हो जाए तो 2 लीटर में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है पेशेंट। लेकिन यहाँ पर आप जब एक ट्रीटमेंट उस पर आप कराते हैं वमन, आप देखिए ये सब मेरी, हम लोग की क्लिनिक पे हम लोगों ने वमन कराया है। अब देखिए ये यष्टि मधु फांट का, वो अभी तक दूध पिलाकर था। यहाँ यष्टि मधु फांट, जब ऐसा लगता है कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है कफ के साथ, तो यष्टि मधु का प्रयोग, और जब कफ दोष को उत्क्लेश कराना होता है तो
दुग्ध का उपयोग। ये एक पेशेंट है, ये मेरे पुराने केसेस हैं, उस समय उतने संसाधन नहीं थे कि खूब बढ़िया वमन का टेबल हो और, लेकिन ये है कि आपको पंचकर्म करने के लिए केवल हिम्मत की जरूरत है, कोई संसाधन नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा और इकोनॉमिक कंडीशन कभी आड़े नहीं है। दिखाने का ये वो बाद में कभी डिस्कशन हो, हर वमन का एक अलग पर्पज है। जैसे इसमें अभी वॉइस मैंने चेंज किया है, वोमिटस अटकने न पाए इसके लिए हम बार बार बोलते थू करो, फिर वमन निकला और बोले थू, तो कभी कभी क्या होता है तेजी से निकलने के बाद पेशेंट सांस खींचता है और उसमें अगर थोड़ा बहुत वोमिटस रह गया एस्पिरेट कर जाता है, तो बार बार बोलते हैं थू करो। वो सब वीडियो अलग अलग कि कब किस कंडीशन में कराना है डाला है। जैसे प्रज्ञानी जी ने बताया कि एक दूध से करा रहे हैं, एक काढ़े से करा रहे हैं, तो अलग अलग ये सब है। तो ये एक पंचकर्म का शॉर्ट आपको डिस्कशन हुआ। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप। सर मेरा ये क्वेश्चन है, सर आप इतना सारे डिजीज दिखाए पर कैंसर की ट्रीटमेंट तो पंचकर्म से ही तो होती है ना सर? कैंसर की ट्रीटमेंट पंचकर्म से ही होती है ना सर? किसका? कैंसर की सर। कैंसर? Yes, अच्छा, उसके बारे में जानना था। देखिए पहली चीज तो कैंसर पे मेरा 0 एक्सपीरियंस है, मैं कैंसर पे वर्क नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि टाटा जैसी जो संस्थाएं हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, हमारे कुछ गुरुदेव हैं, जैसे वैद्य समीर जमदग्नि सर हैं, दिलीप गाडगिल सर हैं पुणे में, और केरला में कुछ सेंटर्स हैं जहाँ ऑथेंटिक वे में आयुर्वेद औषधियों और पंचकर्म से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। बट वो कैसे करते हैं ये तो क्लियर है कि वो लोग बहुत बहुत बड़े वैद्य हैं और आयुर्वेद ट्रीटमेंट को ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। और बताइए क्या उसे ठीक हो पाती है? क्योंकि मेरे जो बगल में जो पड़ोसी थे वो दो पड़ोसी थे, वो गॉल कैंसर और एक पेनक्रियाज कैंसर हुई थी। वो गए थे ITR जामनगर अहमदाबाद, पर वो ठीक नहीं हो पाई। सर क्या सच में ठीक होते हैं या नहीं होते? देखिए कैंसर अभी भी मतलब डेवलपमेंट बहुत हुए हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है कैंसर में, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कराने के बावजूद भी टाटा में नहीं पेशेंट मरते हैं। बहुत सारे मॉडर्न के सेंटर्स में भी पेशेंट्स की डेथ होती है। उससे हार नहीं मानना है, अगर आप ईमानदारी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके पास लॉजिक है तो करना चाहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। वाले ही रेफर किए थे कि आप आयुर्वेद में चले जाओ, अच्छा, नहीं ठीक हो पाया सर वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा। असाध्यान न समाचरे, जो व्याधि असाध्य है उनको त्याग देना चाहिए, ऐसा आचार्यों का मत है। तो अगर कोई डिजीज इनक्योरेबल लेवल पे है और ईश्वर की इच्छा है कि न ठीक हो, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है ना सर? मेरा एक जैसे क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं कि आप शुद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक, हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा है या पेशेंट है वो निमोनेटिक है पूरा तरीके से, तो हम उसको सिफेट्रॉक्सन का इंजेक्शन दिए या पिरोपेनम का दिए तो वो ठीक हो जा रहा है, तो क्या ऐसा है इसमें आयुर्वेद में कि मतलब तुरंत उस टाइप से राहत देने के लिए किया जा सके? अच्छा बैठिए। जब हम लोग पढ़ते थे और शुद्ध आयुर्वेद की बात करते थे तो कई बार इस तरह क्वेश्चन आते थे कि मरीज का सर फटा है, हेड इंजरी का पेशेंट आ गया, आयुर्वेद में क्या करोगे? मैं एक इंटरव्यू में गया था और जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा आप कहाँ के हो? मैंने कहा गोरखपुर के। कौन सी बीमारी वहाँ इंडिजिनस है? हमने कहा जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो उन्होंने कहा जापानीज इंसेफेलाइटिस में आप आयुर्वेद से क्या करोगे? मैंने कहा मेरे पास जापानीज इंसेफेलाइटिस का पेशेंट आएगा, तुरंत गाड़ी में बैठा के मेडिकल कॉलेज भागूंगा। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ये क्या बेवकूफी, ये कौन सा जवाब दे रहे हो, बड़ा नेगेटिव आंसर है तुम्हारा। हमने उनसे कहा सर आपने जापानीज इंसेफेलाइटिस का पेशेंट देखा है? कोमा की कंडीशन में आता है, इंसेफेलोपैथी के सिम्टम्स रहते हैं, अगर उसको तुरंत आईसीयू लेवल का सपोर्ट नहीं दिया गया तो कब मर जाए पेशेंट। और आप क्या सोच रहे हैं कि हम एक सामान्य वैद्य हम अपनी काष्ठ औषधियों से उसको ट्रीट कर लेंगे जब तक उसको आईवी लाइन मेंटेन नहीं किया गया? तो मेरा ये कहना है बाबू ना, हर चिकित्सा पद्धति का, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, अगर सीवियर निमोनिया है तो मॉडर्न साइंस में जाना चाहिए, मैं तो रिफर कर दूंगा। अगर पेशेंट को ब्रांकियल अस्थमा है
तो मैं ट्रीट करता हूँ। तो दोनों डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। ब्रांकियल अस्थमा के पेशेंट को मैं ट्रीट करता हूँ, और इन्फेक्टिव अगर कोई लंग कंडीशन है तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं करते, मतलब मेरे क्षमता के तो बाहर है, और कहीं होता होगा तो अलग बात है। और इससे बिल्कुल संकोच मत करिए, आप लोगों को आगे बताया जाएगा। दुनिया में 70% लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर 70% है, इन्फेक्टिव बीमारियां सिर्फ 27-28%। बताइए, इतने अरबों रोगी हैं और आप क्यों केवल 27-28% की चिंता करते हैं? आप जहां 70% में योगदान कर सकते हैं उसमें करिए। जब आप अपनी शक्ति पहचानेंगे, अपना कार्यक्षेत्र पहचानेंगे, तब आप अच्छा कर जाएंगे। नहीं तो वही जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, समझ रहे हैं ना? विशिष्टता प्राप्त करनी है तो अपना कार्यक्षेत्र बनाना पड़ेगा। मेरी समझ से इमरजेंसी मैनेजमेंट आयुर्वेद वीक, समझ गए ना? अगर आप विशुद्ध वैद्य बन रहे हैं तो वीक। और आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का आंसर समय देगा जब आप शुद्ध वैद्य हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसे ऐसे लोग पूछ लेते थे, सांप का पेशेंट आएगा क्या करोगे, हेड इंजरी का पेशेंट आएगा क्या करोगे, सांप काट लिया मरीज को क्या करोगे? तो कभी कभी मैं भी चकरा जाता था, अच्छा आ गया सही में क्या करूंगा। लेकिन आज जवाब मिल गया कि जब लोग देखते हैं कि ये वैद्य लिखा हुआ है, ये आयुर्वेद संस्थान है, तो सांप काटे वाला मरीज जाएगा क्यों वहां? हेड इंजरी का मरीज जाएगा क्यों वहां, जब हमारे यहाँ दो मेडिकल कॉलेज है? आपके इसी आयुर्वेद संस्थान में मॉडर्न मेडिकल कॉलेज क्यों खुला है? इमरजेंसी मैनेजमेंट के। तो आपको अपना कार्य क्षेत्र पहचानना है। आप 70% नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इतने नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, इन पे काम करिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पे। ठीक है ना? और पूछिए। How long does the effect of last? How long does the effect of last? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया इनका क्वेश्चन है। जितने दिन तक आप अपने शरीर को प्रदूषित होने से बचा पाते हैं, उतने दिन तक आप सुरक्षित रहेंगे। एक अस्थमा का पेशेंट है और आपने पंचकर्म कराया और वो सिम्टोमेटिकली रिलीफ हो गया, लेकिन फिर उसने आहार विहार दूषित कर दिया, वो स्मोकिंग कर रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो उसको जल्दी पंचकर्म की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए पंचकर्म कितने दिन तक लास्ट करेगा, कितने दिन तक इफिकेशियस रहेगा, ये डिपेंड करता है कि पंचकर्म के बाद पेशेंट का आहार विहार और दिनचर्या कैसी है। अगर संयमित दिनचर्या होगी तो बहुत सारे पेशेंट है एक पंचकर्म कराने के बाद कभी आए नहीं, फॉलो अप मिलता है कि ठीक है, समझ रहे हैं? कई बार कराना पड़ता है। अब जैसे हम स्किन डिजीज बताए, ऐसा थोड़ा है कि सबको ठीक कर लिया जा रहा है, नहीं भी ठीक होते हैं पेशेंट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक ना? और बताइए। है? हाँ हाँ, एक पर्टिकुलर एज, मतलब अगर आप विद इन 16 ईयर्स करा रहे हैं तो काफी चांसेस है।